पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए कई सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और इसमें से कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक हैं। मतलब उनके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता है और 17 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, जिसमें 8 पोषक तत्व सूक्ष्म कहलाते हैं। खास तौर से जिंक, मैग्नीज, कॉपर, इनकी कमी बहुत ज्यादा देखी जा रही है। बोरोन की कमी भी आ रही है। हालांकि मोलिब्डेनम और निकेल की इतनी कमी नहीं आती है और क्लोरीन की पूर्ति लगभग हो ही जाती है। तो अगर हम सूक्ष्म पोषक तत्वों को देखें आवश्यक, तो जिंक है और लोहा है और कॉपर, मैग्नीज, इनकी ज्यादा डेफिशिएंसी आ रही है। और जिंक के बाद अब हम देख रहे हैं लोह तत्व, लोहा जो आयरन है, उसकी भी कमी आती है। और जो आयरन की कमी होती है, हम उसको सामान्यतः समझ नहीं पाते, ये आयरन लोहे की कमी है। लोहा जो होता है पौधे के अंदर क्लोरोफिल बनाने का काम करता है और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। तो नई पत्तियां अगर निकल रही हैं और वो सफेद हो गई हैं, जैसे कागज सफेद होता है, सफेद होती जा रही हैं, तो आप समझ जाइए कि ये लोहे की कमी है। तो लोहे की कमी का जो सबसे पहला लक्षण यही होता है कि जो नई पत्तियां निकलती हैं वो ऊपर से सफेद हो जाती हैं, जबकि निचली पत्तियां हरी बनी रहती हैं। तो ये भी मैंने बताया कि लोहा जो है क्लोरोफिल बनाने में बहुत सहायता करता है और बहुत सारे एंजाइम में सहायता करता है, फोटोसिंथेसिस में सहायता करता है, बहुत सारे काम है। लेकिन जो पहला जो काम है इसका, वो क्लोरोफिल में सहायता करना है। तो अब इसकी जो लोहे की कमी है, ये हमारे खेतों में अक्सर देखी जा रही है। तो इसके लिए हमारा क्या उपाय होना चाहिए? तो देखिए, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, वो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कई, कि हमको तभी उसका फायदा मिलता है जब हम उसको शुरू में ही बुआई के समय खेत में दे दें। और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हम देते हैं बुआई के समय, वो हमें चिलेट वाले देने चाहिए। तो आपको अगर बुआई के समय देना है तो आप चिलेट वाला जो आयरन आता है उसको दीजिए। और फेरस सल्फेट है, इसको जमीन में उपयोग मत कीजिए। तो आपको फेरस सल्फेट का प्रयोग बिल्कुल भी जमीन में नहीं करना है। तो ये ध्यान रखें। जैसे जिंक सल्फेट है, उसका प्रयोग तो हम करते हैं, 33% वाला आता है या 21% वाला आता है। तो जिंक सल्फेट को तो आप जमीन में डाल दीजिए, जिंक की कमी पूरी करेगा। लेकिन फेरस सल्फेट को आपको जमीन में नहीं डालना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऐसी अवस्था में बन जाता है जिसको पौधे ले नहीं पाते। तो आप कभी भी फेरस सल्फेट को जमीन में नहीं डालें। आप जो भी डालें जमीन में डालें, चिलेट वाला आयरन डालें। चिलेट आयरन जो आता है, इसकी कई उसमें आते हैं, या हो सकता है मल्टी न्यूट्रेंट में आता हो, इसको आप डालें। और अगर आप नहीं डाल पाए और फसल में इसके सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको फेरस सल्फेट का प्रयोग करना है, इस साल्ट का। और कितना करना है? 0.25%। आप इससे ज्यादा का ना करें। तो चिलेट वाला आयरन आपको स्प्रे नहीं करना है। चिलेट वाला आपको बुआई के समय डालना है, इस बात को ध्यान रखें। चिलेट वाला बुआई के समय डालना है। जैसे मैंने जिंक में बताया था कि चिलेट जिंक बुआई के समय डाला जाता है, उसी तरह से चिलेट आयरन आपको बुआई के समय डालना है। और आपको इसका छिड़काव कर देना है पौधों पर। और ये जब आप छिड़काव करेंगे, इसको ध्यान रखना है, जिंक सल्फेट का जो छिड़काव करते हैं 0.5% का करते हैं, लेकिन फेरस सल्फेट का जो छिड़काव किया जाता है उसका आधा होता है, मतलब 0.25% करना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 2.5 ग्राम प्रति लीटर। आपका जो भी प्रतिशत का घोल बनाना है उसको 10 से गुणा कर दीजिए, तो वो ग्राम प्रति लीटर में बदल जाता है। तो 0.25 को 10 से गुणा करेंगे तो ये गुणा 10 से करके आ जाएगा 2.5। तो ये 2.5 ग्राम प्रति लीटर का आप घोल बनाइए पानी में, उसको घोल लीजिए और फिर पौधों पर छिड़काव कीजिए, फसल पर छिड़काव कीजिए। तो एक छिड़काव करने पर उतना असर नहीं आएगा, आप दूसरा छिड़काव कर दीजिए 10 से 15 दिन बाद, तो आयरन की कमी पूरी होने लगेगी। तो सामान्यतः ये होता है, हमें पता नहीं चल पाता ये जिंक की कमी है या आयरन की कमी आ रही है या गंधक की कमी आ रही है या कॉपर की कमी आ रही है। तो इसके लिए बेहतर तरीका यही होता है कि आप अपनी मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। आप 3 या 4 साल में एक बार मिट्टी की जांच जरूर करवा लें, ताकि पता चल जाए किस पोषक तत्व की कमी आ रही है। पहला तो ये है। दूसरा, आपको कुछ लक्षण पता होने चाहिए कि फसल में लक्षण आते हैं। तो ये जो मैंने अभी आयरन का बताया, तो ये ऊपरी पत्तियां जो हैं, ऊपरी जो नई पत्तियां आती हैं, वो बिल्कुल सफेद हो जाती हैं। ये इसका बहुत बड़ा लक्षण है, ऊपरी पत्तियां सफेद हो जाएंगी। तो अब खड़ी फसल में जब आप सिम्टम्स देखेंगे, तो अब आप फेरस सल्फेट नहीं डालना है। ईडीएटीए वाला जो ये चिलेट वाला कोई भी आ रहा है, ईडीडीएचए का आ रहा है, कोई भी आ रहा है आयरन, वो भी आपको खड़ी फसल में नहीं डालना है, उसका उतना लाभ नहीं हो पाएगा। तो अब आपके लिए उपाय एक ही बचता है कि आप फसल पर छिड़काव करें और फेरस सल्फेट का छिड़काव करें, 0.25% का करें। अगर आप ज्यादा प्रतिशत का बना देंगे तो ये चांस हो सकता है कि पत्तियां जल जाए
और इसके साथ कुछ मिलाएं नहीं, क्योंकि अगर आप कुछ मिला देंगे, मान लीजिए यूरिया मिला देते हैं, कुछ और चीजें मिला देते हैं, तो फिर क्या होगा, पत्तियों के अंदर यूरिया पहले चला जाएगा और आयरन नहीं जा पाएगा। आपने सब उसमें दो चीजें मिला दी, दो या तीन चीजें मिला दी। अब पत्ती तो एक बार में एक ही चीज लेती है, स्टोमेटा के थ्रू जो उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं उसके माध्यम से ही चीजें अंदर जाती हैं। अब हमने उसमें जिंक भी मिला दिया, आयरन भी मिला दिया, कॉपर भी मिला दिया, मैग्नीशियम मिला दिया, यूरिया भी मिला दिया, बहुत सारी चीजें मिला दी। अब पत्ती एक बार में एक लेगी, कमी उसको हो रही है आयरन की, और हमने जिंक भी मिला दिया तो जिंक पहले चला जाएगा या कोई दूसरा तत्व तो पहले चला जाएगा, तो उसकी कमी को पूरा नहीं कर पाएगा। तो कोशिश हमारी होनी चाहिए कि अगर हमको पता चल जाएगी आयरन की कमी है तो सिर्फ हमें आयरन का ही छिड़काव करना चाहिए। क्योंकि आप दो तीन चीजें मिलाएंगे तो आप समझ जाइए, पत्ती पर आपने तीन चार चीजें डाल दी मिला करके, तो एक बार में एक चीज जाएगी और उसकी कमी पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर हमको पता ही नहीं चल पा रहा है कि किसकी कमी आ रही है, और लेकिन हमें पता है सूक्ष्म पोषक तत्वों की आ रही है, तो मिक्सचर भी आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों के, आप उसका भी लगभग इतना ही घोल बना के डाल दीजिए, और दो या तीन स्प्रे करेंगे तो वो पूर्ति हो जाएगी। तो ये आपको कब डालना है, जब उसमें पत्तियां निकल रही है, फसल की वृद्धि हो रही है। फसल की एक बार वृद्धि हो चुकी होगी, उसमें फूल वूल आ गए हैं, फलियां बनने लगी हैं, फिर आप छिड़काव कर रहे हैं, तो उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि पत्तियों को निकलने में, पत्तियों के अंदर पर्णहरित बनाने में, क्लोरोफिल बनाने में आयरन का बहुत ज्यादा काम है। तो ये अगर हम डाल देते हैं तो पत्तियां हरी हो जाएंगी। आप देखेंगे जब भी आप आयरन डालेंगे, लोहा डालेंगे, तो पत्तियां हरे रंग की होने लगती हैं, और उस हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण अच्छा होता है, जिससे कि उपज अच्छी होती है। तो ये आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि आपको जो डालना है फेरस सल्फेट, वो आपको पत्तियों पर छिड़काव पे डालना है, और जमीन में आप उसको कभी भी ना डालें। ये ना सोचें कि जिंक सल्फेट डालते हैं तो फेरस सल्फेट को जमीन में डालते हैं। जैसे 20 से 25 किलोग्राम हम जिंक सल्फेट बुआई के समय खेत में डालने की अनुशंसा करते हैं, लेकिन फेरस सल्फेट नहीं करना है। फेरस, इसमें आयरन ऐसे रूप में बदल जाएगा मिट्टी में कि पौधा उसको ले नहीं पाएगा, आपकी सारे पैसे की वेस्टेज हो जाएगी, और ये खाद किसी काम नहीं आ पाएगी, फिर ऐसे ही पड़ा रह जाएगा जमीन के अंदर। तो ये काम आपको नहीं करना है। आपको जो डालना है, अगर आयरन का सोर्स डालना है बुआई के समय, तो आपको चिलेट वाला डालना है। ये मैंने लिख दिया है, बुआई के समय डालना है चिलेट वाला। और आपको छिड़काव किसका करना है, फेरस सल्फेट का करना है। और सिम्टम क्या बताया मैंने, ऊपरी पत्तियां क्या होने लगेंगी, सफेद होंगी, जबकि निचली पत्तियां नॉर्मल रहती हैं, सामान्य ग्रीन रहती हैं। तो आप इसका ध्यान रखिए फसल में, क्योंकि जिंक के बाद बोरोन की कमी आ रही है, बोरोन के बाद आयरन की कमी आ रही है। तो ये तीन जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी अब देखी जा रही है। मैग्नीज की भी कमी आ रही है, इसलिए हमें अपने खेतों को देखना है, फसल को देखना है, मिट्टी की जांच 3-4 साल बाद कराते रहनी है। फसल पे विशेष रूप से ध्यान रखिए। खड़ी फसल में आ गया है तो कोशिश ये कीजिए आप छिड़काव कर दीजिए, 2 या 3 स्प्रे कर दीजिए, और छिड़काव की मात्रा आपको 0.25% रखनी है। इससे ज्यादा रखेंगे तो पत्तियों के जलने का डर बना रहता है, क्योंकि पौधा छोटा होता है, पत्तियां छोटी रहती हैं, शुरू की अवस्था में पत्तियां कोमल होती हैं, पतली होती हैं, और ऐसी समय में स्प्रे हम जब करते हैं तो ये कोमल पत्तियां जलने का डर रहता है। तो इसलिए आप इतना ही छिड़काव बनाएं, 2.5 ग्राम प्रति लीटर। और वो फसल के हिसाब से आप पानी 500 लीटर भी सकते हैं, 400 लीटर भी सकते हैं, फसल कितनी बड़ी है, कौन सी फसल है। तो सामान्यतः 500, 600, 700 लीटर प्रति हेक्टर पानी में ये छिड़काव पर्याप्त हो जाता है। आप अच्छे ढंग से स्प्रे कीजिए, बहुत सारा स्प्रे मत कीजिए, नहीं तो सारा स्प्रे पत्तियों से गिर के नीचे चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा, उसका फिर पौधों को फायदा नहीं मिलेगा। और जिस समय ओस है उस समय भी नहीं करना है, क्योंकि ओस है तो पत्तियों के ऊपर पानी है, अब आप उसमें स्प्रे कर रहे हैं तो वो ओस को पानी के साथ नीचे आ जाएगा। तो पत्तियां उस समय सूखी हो, और सुबह के समय आप करें, थोड़ा सा ओस सूख गई हो। अब जाड़ों के दिन में तो ओस सूखने में समय लगता है, लेकिन धूप भी कम रहती है, तो स्टोमेटा खुले रहते हैं दिन में भी। तो आप जब जाड़ों का मौसम हो तो थोड़ा सा ओस सूखने का इंतजार कीजिए, और गर्मी का मौसम है तो चूंकि ओस होती नहीं है, तो सुबह आप सूरज निकलते समय स्प्रे कर दीजिए, ताकि स्टोमेटा जब खुले हो और वो उसके अंदर चला जाए, पत्तियों के अंदर, और पौधे को मिल जाए। तो ये मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि हमको आयरन की डेफिशिएंसी का बड़ा ध्यान रखना है, और फेरस सल्फेट का स्प्रे करना है, और चिलेट वाले को जमीन में डालना है, तभी हमको उसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हालांकि चिलेट वाले स्प्रे के लिए आ रहे हैं, और लोग कहते हैं कि चिलेट वाला डालिए, लेकिन मेरा ये कहना है, और ये साइंस भी है, कि चिलेट वाले का अवशोषण कम होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, चिलेट वाला आयरन भी पत्तियां लेती हैं, लेकिन उतना नहीं लेती जितना कि फेरस सल्फेट लेती हैं। तो अगर फेरस सल्फेट नहीं मिल पा रहा है तो चिलेट वाला कर दीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा लाभ आपको फेरस सल्फेट का तब मिलेगा जब आप छिड़काव करेंगे, और चिलेट वाले का तब मिलेगा जब आप उसको जमीन में डालेंगे। बिल्कुल जिंक की तरह ही ये इसका काम रहता है। तो आशा है मेरी बात समझ में आई होगी, और लोगों के साथ भी इंफॉर्मेशन को शेयर करें, ताकि उनको सही जानकारी मिले और खेती में ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें। और इस चैनल की प्लेलिस्ट है कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं, उसको जरूर देखिए। और ये मैंने खासतौर से किसानों के लिए बनाई है। और मैं पंतनगर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ, डॉक्टर अमित भटनागर, और मेरा यही प्रयास है
कि किसानों तक प्रमाणिक और वैज्ञानिक जानकारी पहुंचे, ताकि खेती में ज्यादा से ज्यादा लाभ दे सके। मेरे इस प्रयास में आप सहायता कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।